समाजवाद के बारे में आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस्ट हैं, नकली सोशलिस्ट हैं। तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज में राइटिस्ट थी, फिर वो सेंट्रिस्ट हो गई, अब वही समाजवाद बन गए हैं। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं। सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अवसर मिले। वो दूसरी बात है, हमारा मत है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। अब ये कहाँ समाजवाद के साथ बैठता है? ये तो समाजवाद के खिलाफ है। सरकार का काम है गरीब के लिए भोजन की चिंता करो, सरकार का काम है गरीब के लिए घर बनाओ, सरकार का काम है गरीब के लिए शौचालय बनाओ, सरकार का काम है गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो, सरकार का काम है गरीब अगर बीमार है तो उसको इलाज की व्यवस्था करो, सरकार का काम है गरीब गांव-गांव तक कुछ रास्ते बनाओ, लोगों को जाने आने की सुविधा करो। सरकार का काम है कि हमारा देश का एग्रीकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजार में कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ व्यवस्था करो। छोटे किसान उसको दरकिनार किया गया, उसकी चिंता करो। और मेरी प्राथमिकता यही है, मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीबों को धुएं से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है, तो क्योंकि मैं समाज के लिए हूं। लेकिन मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अखिलेश और जयंत दोनों कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं। बहुत फर्क है। ये फर्क, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा, बुरा मत मानिए। लेकिन देश की जनता को मैं झूठ के सामने सत्य समझाना चाहता हूं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है, पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहां से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे, एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी पंजाब में देखिए, परिवार वाली पार्टी,
आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के दो लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा। कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। और मेरा मत है परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नौजवानों को राजनीति से आने से रोकते हैं। मान लीजिए कोई नौजवान है जिसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन बाकी कहीं पर उसको जगह ही नहीं है, कहां जाएगा? क्योंकि बाकी में तो है भाई उसके परिवार का मैं नहीं हूं, तो थोड़े दिन तो मेरा उपयोग होगा, बाद में मुझे फेंक देंगे। मैं उनके काम आऊंगा तब तो चलूंगा, लेकिन मैं राज्य की भलाई के लिए काम करूंगा तो मैं नहीं चलूंगा। सब नौजवान डर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में आने से। भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। तो आप जब परिवार के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, तो कांग्रेस कह रही है जान के आपने जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस के बारे में, दोनों सदनों में जो आपने स्पीच दिए, राज्यसभा में, लोकसभा में, वहां पर आपने नेहरू जी के स्पीचेस पर बहुत तवज्जो दी और यही दिखाने के लिए कि नेहरू जी ने भी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोदी जी अबाउट माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है कंट्रोवर्सी। हालांकि आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो परिवार के ऊपर नहीं था। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माताजी के लिए कुछ कहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है। और सरकार एक कंटिन्यूटी होती है, और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है, और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। प्रधानमंत्री जी, 2014 से आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। अब वो 60 से कम सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 4 पर है। तो आप इतना वक्त क्यों लगा रहे थे अपने स्पीच में कांग्रेस के ऊपर? पहली बात है कि देश की जो आज हालत है उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कांग्रेस की धारा है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। अब जब कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पसंद नापसंद के आधार क्या है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें, और जब मैं कांग्रेस मुक्त भारत कहता हूं तब कांग्रेस की संख्या से मेरा लेना देना नहीं है। अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं।
फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने जो राजनीति में की चरित्र की मुख्य धारा बनाई हुई है वो देश को तबाह कर रही है। अगर अच्छी कार्यशैली होती है, अच्छे तौर तरीके होते हैं तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता। बहुत रुका हुआ, ठहरा हुआ, जनता ने कुछ कर लिया तो कर लिया, ये हुआ है। उत्तर प्रदेश पे ही वापस आती हूँ। वहाँ पर जो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, जो पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, ऑप्टिक्स में ऐसे लग रहा है जैसे दो युवा नेता हैं, अखिलेश और जयंत, और दूसरी तरफ बहुत ही पावरफुल योगी जी और मोदी जी, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, कह रहे हैं, और उनके साथ है ईडी, उनके साथ है जुडिशरी, उनके साथ है मीडिया। तो एक अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात है कि ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था, और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोड़ से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव। लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? तो इस प्रकार की मेलजोल से चलता है क्या? नहीं, पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी और इदारों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, और टैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर, उनके रिश्तेदारों पर। आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दिमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी, सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा, तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करें? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था, आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दैट देयर वाज सो मच ऑफ पर्सनल कैपिटल। प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो हैं वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है, और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है।
बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो क्या आप एक डायलॉग करने के लिए फिर से तैयार हैं किसानों को कन्विंस करने के लिए? इस देश के लोकतंत्र का ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए। और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए और बातचीत करना ही चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए और इश्यू पर चर्चा ना हो ऐसा नहीं है। जैसे हम बजट के पहले बजट कैसा बने हद से के पूछते हैं, किसानों से भी पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए, उनके विचार लेते हैं। ये हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है, ऐसा हम नहीं मानते। हमारे देश के पास, हर नागरिक के पास अनुभव है, हर नागरिक के पास ज्ञान का भंडार है। हम तो सबसे संवाद करना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, सबके सुझावों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.